तेलुगु ज़बान की तारीख़, तेलुगु ज़बान व अदब की ख़ुसूसियत, तेलुगु ज़बान व अदब की मौजूदा सूरत हाल। इस अहम मौजू पर गौर व खौस के लिए बेंगलुरु की अल-अमीन कॉलेज में इजलास मुनक़द हुआ। समाही अदबी रिसाले नया अदब के ज़ेरे एहतमाम 26 नवंबर 2022 बरोज़ हफ्ते की शाम ये खुसूसी अदबी नशिस्त मुनक़द हुई। आंध्र प्रदेश के कड़पा शहर के मुमताज़ शायर प्रोफेसर इकबाल खुसरो कादरी ने तेलुगु ज़बान व अदब के मौजू पर कलीदी खुतबा पेश करते हुए कीमती मालूमात फराहम की। प्रोफेसर खुसरो कादरी ने कहा कि द्राविड़ी ज़बानों में तेलुगु ज़बान एक अहम मकाम रखती है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना रियासतों की सरकारी ज़बान होने के साथ साथ तेलुगु की मकबूलियत पूरे मुल्क में फिल्मों के ज़रिए, अदब व सकाफ़त के ज़रिए, मीडिया के ज़रिए आम हुई है। प्रोफेसर इकबाल खुसरो कादरी ने कहा कि मुसलमानों ने भी तेलुगु ज़बान व अदब के फ़रोग़ में अहम रोल अदा किया है। तेलुगु के शोरा व उदबा की फहरिस्त में कई मुस्लिम नाम भी शामिल हैं। तेलुगु के फ़नकारों, अदाकारों में भी मुसलमानों की तादाद काबिले दीद है। इकबाल खुसरो कादरी ने कहा कि उर्दू व फ़ारसी की मुंतखब शायरी का तेलुगु ज़बान में भी तर्जुमा हुआ है। कई देहात ऐसे हैं जहां मुसलमानों की मादरी ज़बान तेलुगु है। उन्होंने कहा कि कन्नड़, तमिल, मलयालम के साथ तेलुगु को भी क्लासिकी ज़बान का दर्जा हासिल है। इस लिहाज से तेलुगु को मुल्क की एक अहम तरीन ज़बान के तौर पर देखा जाता है। मारूफ शायरा शाइस्ता यूसुफ की सदारत में ये अहम तरीन इजलास मुनक़द हुआ। इस मौके पर मारूफ अदीब आफाक आलम सिद्दीकी, माहिर मंसूर और प्रोफेसर आज़म शाहिद ने जुनूबी न्यूज़ से बात करते हुए इजलास के सिलसिले में अपने ख़यालात का इजहार किया। पेश है जुनूबी न्यूज़ की रिपोर्ट। पुरानी कदीम ज़बान ये है, इसकी क्या अहमियत है? ये सबसे पहली बात तो ये कि ज़बान ख़दीम हो या जदीद, उसकी अपनी अहमियत होती है। तेलुगु ज़बान का इसलिए एक अलग तस्वुर बनता है, एक अलग मुकाम बनता है कि तेलुगु हमारे हिंदुस्तान में जो चार ज़बानों को जो क़दीम ज़बान का या क्लासिकी ज़बान का दर्जा जिसका तस्लीम किया गया, उसमें तेलुगु भी एक है। तमिल है, तेलुगु है, कन्नड़ है, मलयालम है। तो इन ज़बानों को संस्कृत के साथ 6 ज़बानों को तो ये एक ख़दीम ज़बान का दर्जा 2008 में दिया गया। ये अपनी जगह इसलिए कि तेलुगु ज़बान क़दीम ज़बान भी है और एक ख़ुसूसियत तेलुगु की ये है कि तेलुगु ख़ालिस द्राविड़ी ज़बान है। दूसरी हिंदुस्तान की दूसरी ज़बानों की तरह हमारी जो द्राविड़ी ज़बानें हैं, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और मलयालम, ये हमारी द्राविड़ी ज़बानें हैं। यानी हिंदुस्तान में आर्यों के आने से पहले जो ज़बानें यहाँ बोली जाती थी वो द्राविड़ी ज़बानें कहा जाता है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि द्राविड़ी ज़बानें संस्कृत से भी क़दीम ज़बानें हैं। तो ये ख़दामत का उसकी अपनी एक जगह होती है, लेकिन सिर्फ ख़दामत की वजह से कोई ज़बान अजीम नहीं बन जाती। ये और बात है कि हज़ारों बरस का उनका लिटरेचर होता है, उनकी ज़बान होती है, उनके क़वाइद होते हैं, लेकिन ज़बान ज़िंदा रहती है हर अहद में जब उसमें हर अहद में उस ज़बान में नए नए अल्फाज शामिल होते हैं। ज़बान जब ज़माने का साथ देती है तो ज़माने तक ज़िंदा रहती है। तो हर ज़बान में यही होता है। तो तेलुगु में भी मैंने इसीलिए कहा था कि तेलुगु क़दीम ज़बान भी है, आज भी इतने उसके बोलने वाले हैं, इतना अच्छा उसका अदब है, इतनी अच्छी उसकी शायरी है। तो मैं यही बताना चाहता था कि क़दीम होने के हिसाब से तेलुगु की अहमियत तो अपनी जगह है, उसके बावजूद इस ज़बान ने ज़माने का साथ दिया है, हमेशा ज़माने के साथ
ترقی کرتی رہی ہے زبان کی سطح پر بھی، فکر اور فن کی سطح پر بھی، شعر و ادب کی سطح پر بھی. اس لیے تیلگو زبان کو ہم اپنے جنوب کی ہماری زبانوں میں ایک اہم درجہ دے سکتے ہیں. آپ نے تیلگو اور مسلمانوں کا بھی ذکر کیا، مسلم شاعروں اور ادیبوں کا بھی ذکر کیا، تو کیا ہے سر، کتنا مسلمان جو ہے جی زبان سے کتنے یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے جو ذکر کیا تیلگو کا مسلم مائنارٹی وادہ کویتوم کا، یہ جو چیز ہے، یہ جو رجحان ہے، اسے لٹریری ٹرینڈ، یہ لٹریری ٹرینڈ آپ کو ہندوستان کی کسی زبان میں نہیں ملے گا. اردو پر تو خیر یہ الزام ہے کہ وہ مسلمانوں کی زبان ہے تو وہاں ہو نہیں سکتا، اور ہندی میں کبھی آپ کو مسلم اقلیت کے لیے مخصوص کوئی رجحان نظر نہیں آئے گا. ہندوستان کی کسی بھی زبان میں مسلم اقلیت کے لیے مخصوص کوئی رجحان نظر نہیں آتا ہے. یہ صرف یہ خصوصیت تیلگو کے ساتھ ہے کہ یہاں مسلم اقلیت کے لیے، مسلم اقلیت کے اپنے جذبات کا اظہار مسلم مائنارٹی وادہ کویتوم میں ہوا ہے، جس کو تمام تیلگو والوں نے، بڑے بڑے شاعروں نے، نقادوں نے، ادیبوں نے تسلیم کیا ہے، اور اس کو پورے احترام کی نظر سے دیکھا جاتا ہے. وہ جو میں نے کہا کہ آپ نے پوچھا کہ مسلمان تیلگو سے کس حد تک واقف ہیں، تو عام طور پر میں ایک بات صاف کرنا چاہوں گا کہ ہمارے ذہنوں میں یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ مسلمانوں کی زبان اردو ہے. تو میں آپ کو بتا دوں کہ مسلمانوں کی زبان اردو ہے، اس کو ایک کلیہ نہیں بنا جا سکتا، یہ ایک فارمولہ نہیں بنایا جا سکتا. خود آپ کے کرناٹک میں دیکھ لیجئے، بیسیکلی اردو ایک اربن یا سیمی اربن لینگویج ہے. تو یہاں شہروں میں یا چھوٹے چھوٹے شہر جو ہوتے ہیں، بڑے شہر یا چھوٹے شہر، قصبہ جسے کہا جاتا ہے، تو یہاں کا یہ کلچر ہے اردو کا پہلے سے بھی. بالکل دیہاتوں میں آپ چلے جائیں، میرے خیال سے آپ اپنے کرناٹک کے دیہاتوں میں چلے جائیں، ہمارے پاس آندھرا پردیش کے دیہاتوں میں بھی، تو دیہاتوں میں جو لوگ رہتے ہیں بہت سے تو ایسے ہیں جو اردو بولتے ہیں، لیکن وہ ہماری اپنی دکنی ہوتی ہے، معیاری اردو تو بول نہیں سکتے. اور کئی دیہات ایسے ہیں جہاں پر مسلمانوں کی مادری زبان بھی تیلگو ہے. آپ کیرلا کی مثال لیجئے، وہاں مسلمانوں کی مادری زبان ملیالم ہے. یا تامل ناڈو کی شہروں کو چھوڑ کے، 4-5 جو شہر ہیں ان کو چھوڑ کے آپ جائیے تو وہاں مسلمانوں کی مادری زبان، بنگال میں دیکھیے، اڑیسہ میں دیکھیے، جہاں بھی آپ جائیے تو ہر مسلمان کی مادری زبان اردو نہیں ہے. مخصوص شہری مزاج رکھنے والی اس زبان کی خصوصیت یہ ہے کہ مخصوص جگہوں پر، شہروں میں، اربن یا سیمی اربن ماحول میں مسلمانوں نے اردو کو اپنایا ہے. یہ میں کہنا چاہتا تھا. اور ہمارے پاس جہاں تک تیلگو کا سوال ہے تو یہ میں آپ کو بتا دوں کہ 19ویں صدی سے ہی کئی مسلمان، جن میں 2 نام ہیں، ایک حسین صاحب ایک ہیں اور ایک عمر علی شاہ ہیں، یہ تیلگو کے بڑے اچھے شاعر رہے ہیں. اور عمر علی شاہ نے خیام کی رباعیات کا فارسی سے تیلگو میں ترجمہ بھی کیا ہے. اس کے علاوہ یہ تو پرانے زمانے کی بات ہوئی. اس کے بعد آپ دیکھتے جائیں گے تو ہر صدی میں بہت سے شعراء، بہت سے ناول نگار، بہت سے افسانہ نگار ایسے ہیں جن کی زبان تیلگو، جن کی اہم زبان ہے، اردو بول لیتے ہیں لیکن معیاری اردو نہیں بولتے، معیاری اردو میں لکھتے نہیں ہیں. وہ اچھے شاعر ہیں، اچھے ناول نگار ہیں، ناقد ہیں، تو تیلگو کے ہیں. آج کے زمانے میں بھی جدید تیلگو شاعری کے جو بڑے اہم نام ہیں، جیسے میں نے تذکرہ کیا افسر کا یا اسماعیل کا یا دیوی پریا مسلمان ہی ہے، ان کا تو تخلص ہے ان کا، تو یہ بھی مسلمان ہی ہے. اور دیوی پریا ایک بہت اچھے صحافی بھی تھے. ہمارے ایک دوست سے سسی سری ساہتیہ نیترم کے نام سے ایک رسالہ نکالتے تھے، بہت معیاری رسالہ. دوردرشن کے، آل انڈیا ریڈیو کے بہت مانے ہوئے کرسپونڈنٹ تھے. تیلگو پر اتنا عبور انہیں حاصل تھا کہ ان کی تیلگو تقریر سننے کے لیے لوگ خصوصاً جمع ہوتے تھے، اور برملا اس بات کا اظہار کرتے تھے کہ اتنی اچھی تیلگو میں تقریر کوئی غیر مذہب جن کی مادری زبان تیلگو ہے وہ بھی نہیں کر سکتا. تو زبان کا کوئی مذہب نہیں ہوتا. زبان کا مذہب ہم نے یہ ایک فارمولہ بنا کے اس کو لگا دیا، ورنہ زبان کا اپنا کوئی مذہب نہیں ہوتا. پورا آپ کا پورا نام؟ میں اقبال خسرو قادری. آپ کیا؟ میں اردو پڑھاتا ہوں. کڑپا آندھرا پردیش کا ایک چھوٹا سا شہر ہے، وہاں کی گورنمنٹ ڈگری کالج میں اردو پڑھاتا ہوں. تیلگو سے بھی آپ؟ تیلگو سے واقفیت اس لیے ہے کہ ہائی اسکول تک تو ہمیں لازمی تیلگو ایک مضمون کے طور پہ پڑھنا پڑتا ہے. ہائی اسکول تک تو میرا میڈیم آف انسٹرکشن اردو رہا. تیلگو ہم نے پڑھی. انٹرمیڈیٹ کے بعد ہمارا میڈیم چینج ہو گیا.
उसके बाद फिर मैंने MA किया उर्दू में, अंग्रेज़ी में किया, जो भी किया, PhD किया। और PhD के दौरान मेरा जो टॉपिक रहा वो भी तेलुगु और उर्दू अदब के तक़ाबली मुताले पर मबनी था। तो दोबारा मैंने अपने आप को रिव्यू किया, रिफ़्रेश किया, वही अभी तक साथ दे रहा है। तेलुगु लिटरेचर के बारे में जो कुछ खुसरो साहब ने कहा, उससे एक अंदाज़ा आता है कि ये लिटरेचर बहुत ही गहरा है। यानी उसमें जो बातें कही गई हैं, हो सकता है कि हम ज़बान की वजह से हम तक नहीं पहुंच सकी। ये बहुत अच्छा काम किया उन्होंने कि ये बताया कि तेलुगु लिटरेचर में क्या क्या लिखा गया है। जैसे उन्होंने एक अच्छी बात कही कि तहरीक की बात, कि जैसे तरक्की पसंद जो तहरीक थी वो यहाँ उसका असर कहाँ से कहाँ तक हुआ। हम समझते थे कि हिंदुस्तान में यहीं हम जहाँ जहाँ उर्दू में असर हुआ था उर्दू पर ही हुआ था, लेकिन ऐसी बात नहीं है। हर जगह वो बातें फैली थी, हर जगह वो काम ये तमाम बातें ऐसी असरअंदाज थी। उसके अलावा उन्होंने जो बताया कि खुसूसन मसनवी का असर, या जैसे गाए जाने की बात, या जो भी जैसा भी अदब शुरू हुआ था, मैं एक ही बात कहती हूँ, बहुत बहुत काबिल मुबारकबाद था उनका खुतबा, या जो भी उन्होंने लिखा था अपना मजमून, बहुत काबिल मुबारकबाद है। उन्होंने काफ़ी मेहनत की और इंशाअल्लाह आइंदा भी हम उनसे और भी तवक्को रखते हैं कि उसके तर्जुमे, तराजिम या तेलुगु ज़बान के मुतालिक हमें और भी बहुत सारी बातें मालूम हों। तेलुगु ज़बान के ग़ालिबन इजलास से सामीन को बहुत सारी मालूमात हुई होगी। ज़बान तेलुगु हो, कन्नड़ हो, उर्दू हो, संस्कृत हो, तमिल हो, पंजाबी हो, सारी ज़बानें इस मुल्क की हैं। इस मुल्क की सारी ज़बानों में वही सारे मसाइल हैं जो उर्दू में है, जो कन्नड़ में है, जो तमिल में है। नाम उसका अलग है, तहरीकें वही है, रुझानात वही हैं, और जितने रस का जिक्र किया जाता है वो भी वही पुराने कदीम हैं। कुछ संस्कृत से आए हैं, कुछ लोकल ज़बान से पैदा हुए हैं, कुछ इस्लामी अदब के असातीर से आए हैं, कुछ तेलुगु तमिल ज़बान से आए हैं, और ये सब मिलकर एक मजमूई तौर पर मुश्तरका हिंदुस्तान की तश्कील करते हैं। कम से कम इस प्रोग्राम से या मुश्तरका ज़बान के अदब से ये पैगाम जाता है कि लोग अलग अलग ज़बानें भले बोलते हों, लेकिन सबका दुख, सबका दर्द, सबका मसला, सबके जज्बात एक जैसे हैं। सब एक ही तरह से सोचते हैं, सबके दुखों का रंग एक ही जैसा है, सबकी खुशियाँ एक ही जैसी हैं। इसलिए ज़बान के नाम पर या किसी भी नाम पर कोई भेदभाव नहीं हो सकता है। और जहाँ तक तहकीकी बात है, ये रिसर्च का मौजू है, तो एक बुनियादी बात यह है कि हिंदुस्तान की जितनी ज़बानें हैं वो तो सिर्फ दो हिस्सों में बंटती है। एक तो संस्कृत के हवाले से आती है और एक द्राविड़ के हवाले से, या उसे हिंद इस्लामी ज़बान बोलते हैं या हिंद ईरानी ज़बान बोलते हैं उर्दू को। उर्दू का कमाल यह है कि इसमें तमिल ज़बान के अल्फाज भी शामिल है, तेलुगु, मलयालम, गुजराती, पंजाबी, उर्दू, हिंदी, अंग्रेज़ी, गुज्जर। हद ये है कि अंग्रेज़ी और संस्कृत के अल्फाज भी इस ज़बान में शामिल है, जो इस बात का एहसास दिलाती है कि हिंदुस्तान की सबसे ज़्यादा जमहूरी ज़बान, हर ज़बान को, हर कौम को एक साथ लेकर चलने वाली ज़बान उर्दू है। ये पैगाम खुले तौर पर यहाँ से पहुँचता है। जज़ाक। बरज़ग़ीर के मुमताज़ शायर और अदीब जनाब खलील मामून साहब, जो मुदीर आला हैं सहमाही नए अदब के, ये उनके जहन की इख्तिरा है कि हम हिंदुस्तान जो तहज़ीबों का गहवरा रहा है और ज़बानों का मरकज़ रहा है, कि हम सेलेब्रेट करें एक तरह से कि हिंदुस्तान की मुख्तलिफ़ ज़बानों के जो उसकी तारीख़ रही है और उसका जो अदबी मंज़रनामा है, उससे हम अपने उर्दू वालों को उससे रोशनास करवाएं, ताकि पहले से ज़्यादा अब ये बहुत बड़ी ज़रूरत है कि ज़बान व अदब के ज़रिए हम यगानगत का, उख़्वत का और भाईचारे का पैगाम आम करें। ये नए अदब की जानिब से ये 6वीं अदबी नशस्त रही है, जिसमें हम हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ ज़बानों का जो अदबी मंज़रनामा रहा है, उसकी तारीख़ रही है, उस पर हमने ख़ुसूसी लेक्चर का एहतमाम किया है। आज डॉक्टर इकबाल खुसरो क़ादरी साहब ने तेलुगु अदब की अदबी तारीख़ और उसके असरी मंज़रनामे से हमें रोशनास करवाया, और उनको सुनते हुए मैं ये महसूस करता हूँ कि दौर हाजिर में जो नौजवान लिखने वाले हैं तेलुगु ज़बान में, चाहे जैसे कि शाहजहाना हो या स्काई बाबा
رہے ہوں. ان احباب سے ہمارے بھی مراسم رہے ہیں, ہم نے بھی ان کو کئی بار سنا ہے, ان کی کتابیں بھی شعر و ادب کی ہم نے پڑھی ہیں, اور ہم نے یہ محسوس کیا ہے کہ جو ایک زبان میں جس طرح کی رجحانات بروئے کار رہتے ہیں, جس طرح کا تخلیقی ادب وہاں پروان پاتا ہے, اس سے ایک دوسرے زبان والوں کو اس سے انسپریشن ملتا ہے, ترغیب ملتی ہے, اور یہ سلسلہ جو ہے کافی کامیاب گزر رہا ہے. اس میں بنگلور کے نمائندہ اداروں سے احباب اور ادبی ذوق رکھنے والے اس میں شریک ہوتے رہے ہیں. ہم یہ امید کرتے ہیں کہ یہ سلسلہ یوں ہی رواں دوا رہے گا.